क्या आप डेरिवेटिव्स की दुनिया में यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं स्टॉक ब्रोकिंग में काम करना, या एक डीलिंग डेस्क, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, डेरिवेटिव एडवाइजरी, या किसी भी कैपिटल मार्केट जहां पे डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होना होता है? क्या आप ऐसे जॉब करना चाहते हैं या इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं? तो आपके लिए एक जबरदस्त एग्जाम है जो आपको वैल्यू क्रिएट करके देता है, और वो है NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम। तो इससे पहले कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल करें, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितना डिफिकल्ट है ये एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। यानी जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे 3 चैप्टर मैं आपको बता सकता हूं या मैं बताऊंगा जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आधा सिलेबस यानी 50% सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कंप्लीट रोड मैप कैसा होना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में कैसे फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में, कैसे इस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हो, ताकि पूरी वर्कबुक मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और क्या क्या चीज़ें साथ में मैं आपको एडिशनली दे पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कंप्लीट रोड मैप NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स NISM सीरीज 8 का। स्वागत है आप सबका फिनशाला पे। मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के लिए। ये जो चैनल है हमने बनाया है खासकर उन सब के लिए जो NISM की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को तरीके से, एजुकेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, न कि फिन इन्फ्लुएंसर वाले तरीके से। तो इस चैनल पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। और आज हम बात करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशन की। ये एग्जाम कंडक्ट करता है NISM, जो कि एजुकेशनल बॉडी है सेबी की, और जिसका काम ही है अलग अलग टॉपिक पर आपको सर्टिफिकेशंस को इशू करना और आपको सर्टिफाई करके ये देना कि आप कोई भी फील्ड में आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड में काम करना है तो NISM का म्यूचुअल फंड का एक एग्जामिनेशन होता है। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम होता है। सपोज आपको PMS की फील्ड में काम करना है तो दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक PMS का मैन्युफैक्चरर हो सकता है और एक PMS का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। तो NISM आपको सर्टिफाई करता है अलग अलग तरीके से। एक होता है PMS का एग्जामिनेशन और एक होता है PMS डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन। ठीक उसी तरीके से अगर आपको इक्विटी डेरिवेटिव में कुछ भी करना है, चाहे आप डीलिंग डेस्क पे हो, या आप डेरिवेटिव के प्रोडक्ट सेल करते हो, या आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, या आप एक स्टूडेंट हो जिसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू एक सेबी की या NISM की कोशिश होती है कि एक कॉमन मिनिमम बेंचमार्क बनाया जाए प्रोफेशनल्स के लिए। तो एनीबडी हु इज इन्वॉल्व इन डेरिवेटिव मार्केट, क्लियरिंग एंड गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम NISM इज अ मस्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न सिंपल है और एक स्टैंडर्ड NISM एग्जाम की तरह है, जो कि होता है 100 क्वेश्चंस, और आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसी से आपको समझ में आ जाता है अगर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के हैं तो यहां पर हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है। हर क्वेश्चन का वेटेज इक्वल होता है। टाइम कितना मिलता है? टाइम मिलता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट। इससे हमें समझ में आता है कि रफली रफली एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट का एवरेज टाइम लगना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, और
पासिंग परसेंटेज इज 60%। तो अगर 100 नंबर का एग्जाम है और 60% है, यानी आपको 60 मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग जो मैंने आपको बोली, तो वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग है 0.25%। अगेन, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके 0.25 कटेंगे। इसे अगर आप सिंपली अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत आंसर किए तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। तो ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। इससे हमें एक चीज समझ में आती है, आप अंधाधुंध कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं जाइए 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाइए, गलत है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग ये भी गलत जानकारी देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सोच समझ के इसे अटेम्प्ट करना। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अप्रोच गलत है। एक जो आपको कहती है कि 100 में से 100 अटेम्प्ट कर लो, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी, आपके नंबर आएंगे 58 59। बहुत सारे लोगों का यही एक्सपीरियंस है। और एक और जो कॉशियस अप्रोच है, वो कहती है बहुत कम अटेम्प्ट करो, 80 अटेम्प्ट करो, लेकिन सही अटेम्प्ट करो, जो कि गलत अप्रोच है। क्योंकि ज्यादा कॉशियस होने से आपके सही जो क्वेश्चंस हैं वो कम हो जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, आपसे गलतियां होंगी ही होंगी, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई फिर अप्रोच क्या होनी चाहिए सर, तो मेरा उनको एक ही जवाब है, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग को भी यूज करना है, और आपको एग्जाम को इस तरीके से अप्रोच करना है जहां पे आप जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले कर लीजिए, फिर उन क्वेश्चंस को कीजिए जहां पे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आपको आना है उन क्वेश्चंस पे जहां पे आपको डाउट है। छोड़ना नहीं है। छोड़ना है ठीक है, 4 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, बट ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके पीछे का मैथ्स क्या है उसको समझ लीजिए। उसके पीछे का मैथ्स ये है कि आपने अगर 68 राइट किए, 68, तो आपके 68 नंबर्स आए। लेकिन आपने 32 रॉन्ग किए, तो 32 में आपके 8 नंबर कट गए, तो आपके नेट 60 आएंगे, आप पास कर जाओगे। इस चीज को समझिए। यहां पे आपका जो सक्सेस परसेंटेज है वो ओनली 68% है, फिर भी आप एग्जाम पास कर रहे हो। अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए कि भाई मैं 80 में बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट रखूंगा और इस एग्जामिनेशन को पास करूंगा, तो अब आप सोचिए 80 में आपको 64 राइट करने हैं। आपके 16 नंबर के गलत होंगे। हो गए आपके 80, 16 गलत हुए, 4 नंबर कटे। अब आप खुद सोचिए, 80 अटेम्प्ट करके अपना स्ट्राइक रेट 80% रखना ज्यादा आसान है कि 100 अटेम्प्ट करके अपना स्ट्राइक रेट 68 रखना, वो ज्यादा आसान है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, अल्टीमेटली होती है कहानी बीच में। बीच में मतलब अगर आपने 94 95 इतने अटेम्प्ट किए ना, तो भी आपका स्ट्राइक रेट भले कम होगा, लेकिन आप एग्जाम को पास कर पाओगे। क्यों? उसके पीछे का मैथ्स जो मैंने आपको बोला, प्लस इसको भी आप समझिए। आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते थे, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, कोशिश की, और आपने उसमें से 3 सही कर लिए, 7 अभी भी गलत है। तो जो 7 नंबर आपने गलत किया ना, क्योंकि 4 में 1 नंबर कटना है, तो होगा क्या आपके साथ में, आपके 4 4 में 1 नंबर गया, एक्स्ट्रा 3, उसमें आपके 0.75 गए, मतलब 1.75 गए, 3 राइट हो गए। 1.75 3 में से हटा दो, आपके 1.25 ऐड हो जाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मिडिल पाथ अपनाइए, अटेम्प्ट कीजिए, बट ओवर अटेम्प्ट मत कीजिए। लेकिन बहुत कॉशियस रहेंगे ना, तो 1 2 नंबर से आप फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया नेगेटिव मार्किंग को आपको अप्रोच कैसे करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं सिलेबस को। और ये जो पोर्शन मैं आपको बताऊंगा ना, तो यहां पर मैं आपको मार्क्स के वेटेजेस भी बताता चलूंगा। तो इससे आपको प्रिपरेशन करने पे बहुत हेल्प होगी। तो क्या होता है, इसमें टोटल 10 चैप्टर आएंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपको बताता है कि भाई डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं, क्या लॉजिक है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपका ये स्टार्ट कब से हुआ था, ठीक है ना, उसके पूरी टाइमलाइन आपको बताई जाती है। यहां से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 10% वेटेज है इसका,
ठीक है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, वो होता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंडेक्स कैसे बनता है, आपने सुना होगा निफ्टी सेंसेक्स, ये कैसे बनते हैं, क्या मेथडोलॉजी है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन याद रखिए इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन नंबर कम आते हैं यहां से, सिर्फ 5% वेटेज है इसका। ठीक है। तो अगर आपने जो पहला चैप्टर किया और दूसरा चैप्टर किया, दोनों में आधे का अंतर है। ठीक है ना। तो ऐसी सारी जानकारी मैं आपको भी देते रहूंगा। चैप्टर 3 होता है, चैप्टर 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी मेहनत आपको करनी है आपको यहां पे कर लेनी है। तो इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स है, यहां से 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस है उससे भी आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, आप चैप्टर नंबर 4 तक पहुंचे हो और आपके 55% यानी 55 मार्क्स का सिलेबस ऑलरेडी ये 4 चैप्टर कवर कर लेता है। या जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपने 3 चैप्टर किए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, आधा सिलेबस खत्म हो गया आपका, आधा सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 5, स्ट्रैटेजीज यूजिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहां से आपको 10% का वेटेज है, 10 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कितने तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। यहां से भी आपको 10% का एक वेटेज आएगा। उसके बाद में आता है क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे आपको बताया जाएगा पे इन पे आउट, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ये आपको अगेन 10% का वेटेज है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो क्या क्या रेगुलरिटीज हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या लीगल चीजें हैं, ये सारा आता है। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन 5% का ही आता है। तो अगर आपने इसको किसी एमसीक्यू वगैरह के सेट के थ्रू कर लिया ना, तो ये बहुत इजीली आप इसको कर लोगे, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, वो अगेन 5% का है। और एक होता है सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये भी 5% का आपका वेटेज रखता है। तो यहां पर जो फाइनल ब्रेकअप निकला ना, वो ये है कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको 20%, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 2 चैप्टर से 40 नंबर के आ गए। 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 5-5% के मार्क्स आएंगे, मात्र 5-5 क्वेश्चन। और रेस्ट जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वहां से आपको 10-10 मार्क्स के आएंगे। तो अब आपको पूरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि भाई सिलेबस क्या है और उसका वेटेज क्या है, तो आप तैयारी उस हिसाब से आप कर पाओगे। तो इस एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर कितना डिफिकल्ट, एक बार बताइए। तो देखिए इसका कोई एक आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एग्जामिनेशन आसान है, बट आसान क्यों है? क्योंकि अगर आप दिन रात स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन 2 दिन कुछ एमसीक्यूज वगैरह देख लीजिए, आप एग्जाम के लिए जाइए, आप कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका इस एग्जामिनेशन से कोई वास्ता नहीं है, आपने अभी कभी डेरिवेटिव्स किया नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आपकी तैयारी तगड़ी लगती है। लेकिन अगर मैं एक ऑन एन एवरेज पर्सन के बारे में बात करूं, तो अगर आपने बेसिक 7 से 10 दिन की प्रिपरेशन कर ली, तो इस एग्जामिनेशन को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन क्लियर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, समझिए ये एनआईएसएम ने आपको टॉपिक्स दिए हैं। तो अगर ये एनआईएसएम की वर्कबुक को आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो ये सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने में हेल्प नहीं करती, आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन सही तरीके से बनाने में हेल्प करती है। अदरवाइज इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं जो आपको सपना दिखाते रहेंगे कि फ्यूचर्स ऑप्शन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, अब 15 मिनट रोज कर लीजिए, बहुत कुछ ऐसा चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप प्योर एजुकेशन के तरीके से इसे समझना चाहते हैं, तो ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका बेस है। एग्जाम तो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। इतनी प्रिपरेशन हम करा ही देंगे कि आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अब देखिए मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं,
मैं एमबीए कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भी मैं जाता हूँ, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी जाता हूँ। मेरा जो कोर कंपिटेंसी है वो है डेरिवेटिव्स के लिए। तो मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूं? तो मैंने 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 जो एक सीरीज बनाई है वो कुछ इस तरीके से है कि देखिए, मैंने आपको इस एग्जाम का पूरा रोड मैप दे दिया है। अब आपको लगेगा क्या? अब आपको वर्कबुक पढ़नी है ना, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं उस वर्कबुक को एक स्टडी मटेरियल के तौर पे कन्वर्ट करके आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है? तो अगर आप इस पूरी सीरीज का फायदा उठाना चाहते हैं एब्सोल्युटली फ्री, तो सबसे पहला काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में यस लिखिए। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि आप इस सीरीज के लिए कितना तैयार हैं। और आपको जो मिलने वाला है ना, वो एक कंप्लीट हाई लेवल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ भी नहीं आता तो भी आपकी तैयारी तगड़ी हो जाएगी। अगर सब कुछ आता है फिर भी आप जब उस सीरीज को गो थ्रू करोगे, तो ये मेरा वादा है आपसे, चैलेंज है आपसे, आप ये नहीं कह पाओगे कि यार ये सब तो मुझे आता था। क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा ना, न सिर्फ एकेडमिक, मैं आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया भी देता हुआ चलूंगा। साथ ही साथ आपको मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, ताकि आपकी एमसीक्यूज की भी तैयारी हो जाए। ठीक है? क्योंकि देखिए, ये इसका ना स्टार्ट में क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। हमारा एक एमसीक्यू 1500 एमसीक्यू का कोर्स है कॉमन डेरिवेटिव के लिए, लेकिन हमने उसको बनाया था जिनके लिए जो सब जानते हैं और उनको सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तब मुझे बहुत फीडबैक्स आए कि सर आपके एमसीक्यूज बहुत बढ़िया हैं, हमने कर भी लिए हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ या मेरा डेरिवेटिव के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो अगर आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करा देते तो बहुत बढ़िया था। तो हमने बोला क्यों इसे कोर्स की तरह कराएं। मैं इसे आपको कंप्लीटली फ्री करा रहा हूं। सीरीज का वेट कीजिए, अगला वीडियो होगा चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन, एंटायर चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन का। तो बने रहिए फिनशाला पर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा वादा है आपसे कि हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में।